नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए वो है करंट अफेयर समसामयिकी। एग्जाम्स में करंट का वेटेज जितना बढ़ा है वो आज तक किसी और सब्जेक्ट का नहीं बढ़ा। अगर हम पिछले 10 साल के पेपर की स्टडी करते हैं तो लगभग 2010 से लेकर के 2014 तक जो करंट का वेटेज था वो था 4 या 5 क्वेश्चन। यानी कि कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पटवार हो, पुलिस हो, उनमें 2 से 3 क्वेश्चन या लगभग लास्ट मैक्सिमम क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता चला गया और कंपटीशन के बढ़ते हुए इस दौर में क्या हुआ, करंट अफेयर का वेटेज ऑटोमेटिक बढ़ गया। 2015 में क्या हुआ कि यूपीएससी में एकदम से करंट के लगभग 22 सवाल आ गए। यानी कि अब तक कितने आ रहे थे, 4 या 5 क्वेश्चन। तो एकदम से अगले साल ही क्या हुआ, क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा, जिससे जो स्टूडेंट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे थे, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, साइंस हो गई, इकोनॉमी हो गई, एनवायरनमेंट हो गई, जो इन सब्जेक्ट को रट के गए थे, पढ़ के गए थे, वो यहाँ पर क्या हुआ, वो मात खा गए और ये इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। धीरे धीरे अब ये परिवर्तन आया एग्जाम्स में कि करंट अफेयर का जो वेटेज है वो लगभग क्या हो गया, 30 से 35% के आसपास बढ़ता चला गया। अगर हम पिछले एग्जाम्स की बात करते हैं, जो दिसंबर 2019 में यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग करंट के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 34 सवाल पूछे गए थे। यानी कि 150 में से लगभग कितने क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो ये माना जाता है कि लगभग 30 से 35% का जो वेटेज है वो किसका है, हर एग्जाम में करंट अफेयर का है। अगर हम आरपीएससी की बात करते हैं तो आरएएस में भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहे हैं, पुलिस में, पटवार में। तो अब ये एक ऐसा खंड बन गया है, कई बच्चे क्या करते हैं कि करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट के रूप में तैयार करते हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप विषय समझ करके इसको तैयार करोगे तो कभी तैयार नहीं होगा। इसको एक बहुत ही सिंसियरली तरीके से, अच्छे तरीके से, जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ते रहते हैं उनकी करंट ठीक ठाक होती है। फिर जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए, करंट अफेयर की समस्या को दूर करने के लिए जागृति परिवार आज आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेकर के आया है। और इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, पहले एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं कि करंट अफेयर में हम कितने समय की करंट को कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे उसमें जो हम कवर करेंगे। तो देखिए, लगभग 1 साल का करंट अफेयर इसमें क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। वो कौन कौन सा, यानी देख लीजिए, मैं एक बार यहाँ टॉपिक्स के नाम लिख देता हूँ। तो 1 ईयर यानी 1 साल का करंट अफेयर कब से कब तक, यानी कि जुलाई 2019 से लेकर के अक्टूबर 2020 तक का इसमें क्या रहेगा, आपका करंट का पूरा इश्यू रहेगा। ठीक है, अब जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 लगभग 1 साल से ऊपर का अगर करंट अफेयर आपने पढ़ लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि करंट अफेयर से संबंधित आपका कोई भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्योंकि यहां क्या होता है कि कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि 6 महीने का करंट आएगा, 6 मंथ का करंट पढ़ लेते हैं। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि उससे पहले का करंट पूछ लेता है। जैसे पिछली बार अगर मैं यूपीपीसीएस की ही बात करता हूँ, यूपीएससी की ही बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बच्चे रटके तो गए क्या, कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत की क्या स्थिति है 2019 में, लेकिन पूछ लिया कब का, 2017 का पूछ लिया गया। तो ऐसे सवालों को कवर करने की लगभग हमको 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, इस 1 साल के प्रोग्राम में किस तरीके से हमारा वेटेज रहेगा। जैसे जो नेशनल इश्यू है, राष्ट्रीय परिदृश्य है, पूरा 1 साल का एक साथ ये कवर किया जाएगा। सेकंड नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके बाद में आर्थिक घटनाक्रम पूरे 1 वर्ष का, जिसमें बजट वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी। 4th नंबर पर आ जाएगा आपका खेल, यानी कि गेम, और फिर चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, चर्चित पुस्तकें,
और पुरस्कार, ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में मिलने वाली हैं। तो पूरे वर्ष की राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, खेल से संबंधित जो भी टॉपिक यहाँ कवर होंगे वो, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस सीरीज को अगर आप एक बार कवर कर लोगे तो आपका लगभग 90%, कितना 90% करंट का जो क्वेश्चन का वेटेज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ कवर हो जाएगा। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे कि पूरे वर्ष का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, नेशनल इश्यू हैं, इनके ऊपर एक बार नज़र डालेंगे और लगभग 10 से 12 क्लासेज में आपका नेशनल इश्यू वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इनको समझने के बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। मैं ये भी बताऊंगा जब आपका ये राष्ट्रीय घटनाक्रम हो चुका होगा, राष्ट्रीय परिदृश्य हो चुका होगा, फिर इसके बाद में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं कोरोना से पहले, वहाँ जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे मैं उनकी भी यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा। और प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के बाद में, जैसे आज अगर हम कोई टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, आज कुछ तथ्यों को हम क्लियर करेंगे, तो उससे संबंधित उसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो वीडियोज आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएँ, हो सकता है कि वो वीडियो के रूप में मिल जाएं, वो सुविधा के अनुसार, जैसे जैसे सोर्सेज हमारे पास होंगे उन सोर्सेज के आधार पर आपको वो वीडियोज भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य। दूसरी चीज़ यहाँ ये याद रखना कि ये जो सीरीज है ये किन किन एग्जाम्स में काम आने वाली है। तो देखिए RPSC के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आप इस करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे RMSSB का कोई भी एग्जाम हो, उसके बाद में UP PCS आ रहा है अभी अक्टूबर में, उसकी 11 अक्टूबर को उसकी जो डेट है वो फिक्स की गई है। तो UP PCS में आप इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके वहाँ जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और 4 अक्टूबर को UP PCS, UPSC में भी आप यहाँ से करंट को तैयार करके बहुत अच्छे अंकों के साथ में आप अन्य विद्यार्थियों से बढ़त हासिल कर सकते हो। कई विद्यार्थियों ने मेरे से ये कहा कि सर YouTube पर सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से नहीं मिली हैं, तो कई बार उनको ये होता है कि कई लोग तो ऐसा करते हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर देते हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ में वो समझाते जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनका रिदम नहीं बन पाता है। तो उनकी कुछ समस्या को हमने हल किया है यहाँ पर, इसीलिए इन सारी चीज़ों को एक विस्तार से क्रम से हम लेकर के आए हैं, ठीक है। और जितनी भी स्टेट सिविल सर्विस हैं, चाहे वो MP PCS हो, चाहे वो बिहार PCS हो, तो करंट अफेयर जिन जिन एग्जाम्स में आती है, तो यहाँ इंडिया लेवल की जो समसामयिकी के खंड हैं वो सारे यहाँ आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी BPSC का एग्जाम आने वाला है बिहार का, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, UPSI का एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो जहां करंट का वेटेज रहता है, आप उस एग्जाम्स के लिए यहां से अपने करंट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपने ये सारे वीडियोज यहां आपने कवर कर लिए तो मैं दावे से कह रहा हूं कि लगभग 90% क्वेश्चन आप करंट के अटेम्प्ट करके आओगे, एक भी सवाल छोड़ के नहीं आएगा। करंट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसको सब्जेक्ट की तरह रटा नहीं जाता है, और रटा नहीं जाता तो क्या होता है कि एक बार अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आप ज़्यादातर सवाल करंट के अटेम्प्ट कर दोगे। सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि वहाँ जो तथ्य होते हैं, तथ्यों में दिक्कत हो जाती है, भूल जाते हैं, कई बार एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आते। लेकिन जो करंट वाला जो पोर्शन है इसको क्या है, हमने जैसे सुना कहीं, जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बारे में भी आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। कई राष्ट्रीय घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, उनसे संबंधित सवाल आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और उनको आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब हम पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पहला खंड क्या है हमारा, राष्ट्रीय परिदृश्य। तो राष्ट्रीय परिदृश्य को लगभग हम 10 से 12 वीडियोज में ख़त्म करेंगे, और जो आपकी करंट की सीरीज की जो लगभग वीडियोज होंगी वो 100 से 120 वीडियोज के आसपास होंगी, और इन वीडियोज में आपका पूरा 1.5 साल का करंट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, इतनी उम्मीद मैं करता हूँ। इसीलिए मैंने कितना रेशियो रखा है कि अगर आप ये सारी सीरीज, सारी वीडियोज बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो 90% तक आप करंट का पोर्शन क्लियर करते जाओगे। दूसरी बात आती है, कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर करंट में पढ़ा क्या जाए, यानी कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, क्रॉनिकल पढ़ें या दृष्टि की मैगजीन पढ़ें या घटना चक्र पढ़ें। तो देखिए यहाँ जो पोर्शन आपका लिया गया है, जितना भी जो मैटर यहाँ बनाया गया है आपका PDF के फॉर्म में भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर, PIB की वेबसाइट से,
अन्य मंत्रालयों की जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं उनसे, कई सारी जितनी भी मैगजीन आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन है मार्केट में, उनसे, यानी कि सारी जगह से, न्यूज़पेपर से, यहाँ जो खंड तैयार किया गया करंट अफेयर की जो सीरीज़ तैयार की गई है वो बहुत सारे सोर्सों से एक साथ तैयार की गई है। इसलिए हमने जागृति परिवार ने मिलकर के ये सीरीज बनाई है। हमारी काफ़ी लोगों की टीम है जो करंट अफेयर के ऊपर यहाँ काम कर रही है, अपने अपने क्षेत्र के बहुत प्रख्यात स्टार फैकल्टी यहाँ काम कर रही हैं। तो उन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से जो भी चीज़ें उनके सब्जेक्ट से संबंधित हैं वो उन्होंने यहाँ कलेक्ट करके एक साथ प्रोवाइड करवाई हैं। तो इसीलिए आप लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर सकते हो। और अभी के लिए कई बच्चे ये पूछते हैं सर मैगजीन कौन सी पढ़ें, तो एक मैगजीन जो भी आपको उचित लगे, जो अच्छी लगे, जिसकी भाषा आसान हो, जिसमें जो तथ्य हैं वो अच्छे तरीके से दे रखें, आप एक मैगजीन को फॉलो करिए, चाहे वो क्रॉनिकल हो, चाहे वो दृष्टि की मैगजीन हो, चाहे विजन आईएएस के नोट्स हों। आप किसी भी एक मैगजीन को अच्छे तरीके से फॉलो करते जाइए और इन वीडियोज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखना, जिससे कि क्या है कि आपका करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, जो खंड है, वो आपका कभी गलत नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है, राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल इश्यू। तो नेशनल इश्यू से संबंधित पहले पूरी 1 साल की या 14 महीने 15 महीने की जो नेशनल इश्यूज हैं हम उन पर चर्चा करेंगे और इन नेशनल इश्यूज को लगभग 10 से 12 वीडियोज में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम। और राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अभी एक पुल का निर्माण किया गया है और उस पुल का नाम है आपका कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा कि अब देखिए ये चर्चा में क्यों रहा है, तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अभी तक जो जम्मू कश्मीर का जो हाईएस्ट पॉइंट है अपना, यहाँ पर क्या किया गया कि एक पुल का निर्माण किया गया है। और ये पुल क्या करता है कि अब तक जो क्षेत्र एक दूसरे से, किसकी वजह से, हाइट की वजह से, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से बहुत दूर थे, अब इस पुल के कारण क्या हो गई है, उनके मध्य की जो दूरी है वो बहुत कम हो गई है। अब इनके एक एक पॉइंट्स की बात करते हैं, हम लोग यहाँ सिर्फ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे धीरे धीरे और एक एक करके सारी चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। और ये भी बताऊँगा कि इस फैक्ट से या इस पॉइंट से सवाल किस तरीके से आएंगे। तो देखिए, जो कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु है, तो यानी कि किसके नाम पर रखा गया है, तो एक व्यक्ति थे जो यहाँ पर आर्मी में कर्नल थे, उनकी याद में इस पुल का निर्माण किया गया। उनका नाम क्या था, कर्नल चेवांग रिंचेन, है ना। और इसके बाद में क्या जोड़ दिया गया, सेतु, यानी कि पुल। अब पुल का क्या नाम हो गया, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु। दूसरी बात आती है कि इस पुल का निर्माण कहाँ किया गया है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है, लद्दाख में। पहला पॉइंट, इस पुल का निर्माण कहाँ किया गया है, लद्दाख में। दूसरा पॉइंट आता है कि किस नदी पर किया गया है, तो देखिए आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, ये आपकी सिंधु नदी है। और सिंधु की अगर नदी इस तरीके से बह रही है तो नदी का दाहिना हाथ ये हो गया और बायां ये हो गया, तो इस तरफ से यानी कि इसके दाएं तरफ से एक नदी आकर के मिलती है, कौन सी, श्योक नदी। ठीक, ये कौन सी नदी हो गई आपकी, सिंधु नदी। तो सिंधु की सहायक कौन सी नदी पर, श्योक नदी पर कौन सा पुल बनाया गया है, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया है, श्योक नदी पर। अगर यह पूछा जाए कि श्योक किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है, जो लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के मध्य से होकर के बहती है। कौन कौन सी श्रेणी के मध्य से होकर के बहती है, ये लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के। और लद्दाख और काराकोरम जो श्रेणी है ये कौन से हिमालय में आती हैं, तो ये आती हैं आपकी ट्रांस हिमालय में। किस हिमालय में आती हैं, ट्रांस हिमालय में।
देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम किसी भी एक पॉइंट को छोड़ के यहाँ नहीं चलेंगे। तो आपको ये पूछा जाए कि श्योक नदी किन दो श्रेणियों के मध्य में से होकर के बह रही है, तो लद्दाख और काराकोरम श्रेणी। और लद्दाख और काराकोरम किस हिमालय की श्रेणी है, कौन से हिमालय की श्रेणी है, तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, जो सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए हमारे यहाँ। कहाँ पर बनाया गया है, लद्दाख में, किस नदी पर, श्योक नदी पर। दूसरी बात आती है कि यह पुल या यह सेतु किस संगठन के द्वारा बनाया गया है, तो देखिए यह बनाया गया आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के द्वारा। BRO का मतलब होता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सड़क सुरक्षा, बॉर्डर यानी कि क्या हो गया, सड़क सीमा रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीमा सड़क संगठन। किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, एक तो ये हो गया कहां पर, दूसरा किसके द्वारा, तीसरा आता है माइक्रो, यानी कि ये जो पुल है किस तकनीक के द्वारा बनाया गया है, तो इसकी तकनीक जो यूज की गई है इसमें ये की गई है माइक्रो पाइलिंग तकनीक। कौन सी तकनीक का यूज किया गया है, माइक्रो पाइलिंग तकनीक के आधार पर इस पुल का निर्माण किया गया है। 4 पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पर। अगली बात आती है कि यह पुल कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है, यानी कि यह पुल की जो लंबाई है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी है, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 430 मीटर। कितनी, 430 मीटर। एक एक करके सारे फैक्ट्स को आप यहाँ याद रखना है। दूसरी बात आती है कि ये जो पुल है ये किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो देखिए पूर्वी लद्दाख में एक स्थान आता है दुर्बुक। कौन सा आता है, दुर्बुक। और इस साइड में जिस स्थान को ये जोड़ रहा है उसका नाम है दौलत बेग। तो ये पुल किसको किससे जोड़ रहा है, दुर्बुक को जो दौलत बेग से। इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 430 मीटर। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है। अगर ऊंचाई की आपसे बात कर ली जाए कि यह पुल कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, तो यह पुल जो ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो यह है 14,650 फीट की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर, 14,650 फीट की ऊंचाई पर। अब यहाँ एक पॉइंट हमारा और आता है कि जो कर्नल चेवांग रिंचेन है इनको लद्दाख का शेर कहा जाता है। इनके बारे में ये याद रखना, इनका जो इंडियन आर्मी में जो योगदान है वो बहुत अतुलनीय योगदान रहा है, इसलिए इनको एक उपाधि दी गई कर्नल चेवांग रिंचेन को। और क्या कहा जाता है इनको, लद्दाख का शेर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु की। तो देखिए यहाँ हमारा पहला पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु कहाँ पर बनाया गया है, तो क्या आंसर आएगा, लद्दाख आएगा। दूसरा, किस संगठन के द्वारा बनाया गया है, BRO अर्थात सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, श्योक नदी पर बनाया गया है। किसकी यादों में बनाया गया, कर्नल चेवांग रिंचेन की यादों में बनाया गया है। दूसरी, श्योक नदी किन किन दो श्रेणियों के मध्य में स्थित है, लद्दाख और काराकोरम। और ये दोनों श्रेणियां कौन से हिमालय की श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। दूसरी चीज कि श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है और करंट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली आता है कि ये जो पुल है, इस पुल का निर्माण किस तकनीक के द्वारा किया गया है, तो माइक्रो पाइलिंग तकनीक के द्वारा किया गया है, जिसकी लंबाई 430 मीटर है, जो पूर्वी लद्दाख के दुर्बुक को पश्चिमी लद्दाख के दौलत बेग से जोड़ता है। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 14,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और कर्नल चेवांग रिंचेन को क्या कहा जाता है, लद्दाख का शेर कहा जाता है। और इसी लद्दाख के शेर की याद में क्या बनाया गया है, ये पुल बनाया गया है, जिससे यहाँ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनके लिए यातायात के साधनों में क्या हो गई है, अब दिक्कतें जो पहले आती थी अब वो क्या हो गई, कम हो गई हैं। अब इनके पास रसद सामग्री, खाद्य सामग्री बहुत जल्दी ही पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, अब इनके आवागमन का जो समय था वो पहले बहुत ज़्यादा लगता था, अब क्या हो गया, इस पुल के माध्यम से इनके आवागमन का जो टाइम है वो कम हो गया है। ठीक, तो एक चीज़ ये क्लियर होगी। अब इसी के साथ में लद्दाख के पास में लद्दाख में एक डिस्ट्रिक्ट आता है अपना लेह। तो लेह में भी इससे पहले अप्रैल में क्या किया गया था, राजनाथ सिंह ने एक पुल का उद्घाटन किया था, और उस पुल के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए,
क्योंकि हो सकता है कि इस पुल से संबंधित क्वेश्चन ना आए तो मैं दूसरे ब्रिज से आ जाए, और वो ब्रिज आपका यहीं लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, उसका नाम है मैत्री ब्रिज। क्या नाम है? मैत्री ब्रिज। ठीक, कहां पर है ये? लेह में। कहां पर बनाया गया है? लेह में। दूसरी, अभी अपन ने देखा था कि जो कर्नल चेवांग रिंचन सेतु है वो तो बनाया गया श्योक नदी पर, तो ये किस नदी पर बनाया गया है? सिंधु नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? सिंधु नदी पर। देखिए ये चर्चा में इसीलिए रहा था, ये भारत का एकमात्र ऐसा पुल है जो जिसका निर्माण 40 दिनों में पूरा कर लिया गया था। कितने दिनों में? 40 दिनों में। तो ये पुल कितने दिनों में? रिकॉर्ड है ये अभी तक का इंडिया में कि सबसे कम समय में इस पुल का निर्माण कर लिया गया। कितने दिन में? 40 दिन में इस पुल का निर्माण कर लिया गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके याद हो गए। दूसरी चीज आती है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था और किसने किया। तो देखिए इसका जो उद्घाटन हुआ था ये हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। कई बच्चे तो ये सोचेंगे सर इतना पुराना करंट क्यों पढ़ा रहे हो। देखिए करंट पुराना कभी नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि अभी हमने लद्दाख के पुल की बात की तो लेह का पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि वो तो था माइक्रोपाइलिंग तकनीक पर आधारित, और ये जो पुल है ये केबल सस्पेंशन पुल है, अर्थात ये जो पुल है केबलों पर टिका हुआ है। जिस तरीके से देखिए ये क्या है, पुल हो गया, तो इस तरीके से क्या है, केबल से बंधी हुई है, और इन केबल के माध्यम से ही इसको क्या मिला हुआ है? सहारा मिला हुआ। तो इसके चारों तरफ केबलें बांधी गई और इन केबलों के माध्यम से ही पुल को टिकाया गया। तो ये क्या है? भारत का सबसे लंबा केबल सस्पेंशन पुल। कैसा है? भारत का सबसे लंबा केबल सस्पेंशन पुल है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब हम इस नदी की बात कर लेते हैं, सिंधु नदी की। तो देखिए थोड़ा सा सिंधु के बारे में भी आप जान लीजिए कि सिंधु माता क्या है। देखिए सिंधु नदी जो है वो आपके कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील से। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, और जम्मू कश्मीर में बहते हुए दक्षिण में कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में। सॉरी, कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में, कराची के पास। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं आपकी सतलज, सतलज की व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियों की भी चर्चा रखना। और ये श्योक, तो ये क्या हो गई? इसकी सहायक नदियां हो गई। तो ये चीज़ें आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, जब इंडियन ज्योग्राफी विस्तार से पढ़ाऊंगा तो आप इन चीज़ों को वहाँ दोबारा से पढ़ोगे। ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ क्लियर हो गए। अगला हमारा पॉइंट आता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। देखिए इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। क्या होता है इनोवेशन का मतलब? नवाचार। और नवाचार में नई नई चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अभी भारत सरकार ने क्या किया है कि नवाचार को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है कि अब हम क्या करेंगे कि जो इनोवेशन है अब इसको सबसे पहले प्राप्त करेंगे, यानी कि जो हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हम इनोवेशन को सबसे पहले प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ जो भारत सरकार का इस इंडेक्स के माध्यम से जो लक्ष्य है वो क्या रहा है, तो इसके लक्ष्य की बात कर लेते हैं कि भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हमें नए समावेशी भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के माध्यम से भारत सरकार ने कितने वर्ष तक या कब तक एक नए समावेशी भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो आप कह सकते हो कि 2022 तक नए
समावेशी भारत का लक्ष्य। किसके माध्यम से? नवाचार के माध्यम से। किसके माध्यम से? नवाचार के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। दूसरी बात आती है कि अभी वर्तमान में भारत सरकार ने क्या किया कि नवाचार से संबंधित कई योजनाएं चला रखी हैं। जैसे मैं अगर एक योजना का एग्जांपल ले लेते हैं तो अटल नवाचार मिशन भारत सरकार ने चला रखा है, ठीक है, जिसमें उद्यमियों को, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो मिशन है, यानी कि अब क्या किया जाएगा, चाहे वो अटल नवाचार मिशन हो सकता है कि नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो, लेकिन जो मिशन इनका रहेगा वो किसका रहेगा? इनोवेशन का रहेगा। और प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? इनोवेशन को शामिल किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है कि ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को जारी करने वाला संस्थान कौन सा है? तो ठीक है, तो देखिए इस इंडेक्स को जारी करने वाला, यानी कि जारीकर्ता कौन है? आपका नीति आयोग है। कौन है? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने क्या किया है? इस इंडेक्स को जारी किया है। अब नीति आयोग के बारे में भी यहां समझ लीजिए कि नीति आयोग की जो स्थापना है ये कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर की गई थी? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। और ये एक भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। किसके? थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये चीज याद रखना। अगला जो इसी सीरीज में हमारा एक पॉइंट और आएगा करंट अफेयर से लेके, नीति आयोग का क्या किया गया था? 2019 में ही पुनर्गठन किया गया था। उसमें कुछ नए सदस्यों को जोड़ा गया था और पिछले पुराने सदस्यों को वहां से हटाया गया था। तो उसकी विस्तार से चर्चा हम उस पॉइंट पर जाकर के इसकी करेंगे। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है? इस रिपोर्ट को जारी करता है। 2019 में पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई। दूसरी बात आती है कि नीति आयोग के साथ साथ इसमें ज्ञान भागीदार के तौर पर कौन सी संस्था शामिल रही है। ठीक है, तो देखिए ज्ञान भागीदार के तौर पर नीति आयोग के साथ में इसमें ज्ञान भागीदार रहा है आपका इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। कहाँ की संस्था है? कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? गुरुग्राम में। अब गुड़गांव का नाम बदल करके क्या हो गया है? गुरुग्राम हो गया है। और गुरुग्राम किस स्टेट में आता है? आपका हरियाणा में आता है। और ये एनसीआर में शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल है। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या किया गया कि जितने भी भारत के राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी वो श्रेणियां रही हैं एक बार मुझे देख के बताएं कि नीचे तक कहाँ तक आपको शो हो जाएगा। तो जब तक मैं यहाँ से ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो उन राज्यों की जो श्रेणी हैं उन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो देखिए इसमें राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राज्यों की श्रेणी, एक तरफ तो रखे गए हैं बड़े राज्य। कौन से? बड़े राज्य। दूसरी तरफ रखे गए हैं आपके उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्य। उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्य। और इनके आधार पर क्या किया गया? इनको रैंकिंग दी गई है। तीसरी तरफ है आपके छोटे राज्य या हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी या छोटे राज्य। तो इन 3 श्रेणियों में क्या किया गया है? इस इंडेक्स में भारत के सभी राज्यों को वर्गीकृत किया गया है। और उसके आधार पर क्या किया गया? जो हमारे बड़े राज्य हैं, इन बड़े राज्यों में सबसे पहला स्थान किस स्टेट को मिला है? नवाचार। यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो इनोवेशन के माध्यम से अपने यहाँ के एंटरप्रेन्योर को, यानी कि उद्यमियों को, युवाओं को, ठीक है, यानी कि इनोवेशन को हर क्षेत्र में शामिल कर रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई अन्य फील्ड हो। उन सारे फील्डों में सबसे आगे इनोवेशन के मामले में कौन सा स्टेट रहा है अपना? तो सबसे प्रथम स्थान इसको प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। किसको प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। कर्नाटक इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, जिसमें उसको 35.65 अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात आती है कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है?
तो दूसरे स्थान पर इसमें रहा है आपका तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पर रहा है आपका महाराष्ट्र। किसका रहा है तीसरा स्थान? महाराष्ट्र का। अगर बड़े राज्यों में यह पूछा जाए कि बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान किस राज्य को मिला है, तो यहां अंतिम स्थान मिला है दोस्तों 6.20 अंकों के साथ में झारखंड को। किसको मिला है? झारखंड को। देखिए पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पॉइंट सिर्फ हमें या तो पहले के याद रखने चाहिए या अंतिम के। तो इसको कितने पॉइंट मिले हैं? 6.20। ठीक है, तो 6.20। ठीक है, तो अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य रहा आपका? झारखंड, और प्रथम स्थान पर कर्नाटक। ज्यादातर यही पूछता है कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान, किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो आप कर्नाटक बोल सकते हो, और अंतिम स्थान झारखंड को। दूसरी बात आती है उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्य। तो उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्यों में सबसे पहला स्थान मिला है यहाँ आपको सिक्किम को, दूसरा स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश को, और तीसरा स्थान मिला है उत्तराखंड को। पहला स्थान किसको मिला है? सिक्किम फर्स्ट, दूसरा हिमाचल प्रदेश, और तीसरा स्थान मिला है आपको उत्तराखंड को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्यों में। ठीक है, तो सिक्किम कौन सा राज्य हो गया आपका? उत्तर पूर्वी राज्य हो गया, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कौन से राज्य हो गए आपके? पहाड़ी राज्य हो गए। पहाड़ी राज्य ये भी हैं, लेकिन ये किधर आ रहे हैं? पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, और ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में आ रहा है। तो सिक्किम किधर आ रहा है? पूर्वी हिमालयन रीजन में, और ये दोनों पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में। ठीक है, अब यूटीज की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों में जो सबसे पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है? दिल्ली को मिला है। फर्स्ट स्थान किसको मिला है? दिल्ली को। दूसरा स्थान मिला है यहां पर आपके चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? सेकंड पर। और थर्ड स्थान मिला है गोवा को। गोवा क्या छोटा ही राज्य है? थर्ड स्थान। ठीक है, अब यहां एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये आता है। देखिए ये भी पूछ लेगा कि इन तीनों कैटेगरियों में सबसे अधिक अंक किस राज्य को प्राप्त हुए हैं। तो अगर इन तीनों कैटेगरियों की हम बात करते हैं, चाहे वो बड़े राज्य हों, उत्तर पूर्वी राज्य हों, यूटी जो छोटे राज्य हों, तो इन तीनों कैटेगरियों में जो सबसे पहला स्थान मिला है दोस्तों, वो मिला है आपके दिल्ली को। किसको मिला है? दिल्ली को। तो यहां कह सकते हैं कि तीनों कैटेगरी में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य रहा है। ठीक है, ये चीजें आपकी याद रहेंगी। तो ये था हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है आपकी नीति आयोग। दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो ये बनेगा कि इसके माध्यम से भारत सरकार ने नवाचार को या नए समावेशी भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? तो आप कह सकते हो 2022 तक हमें क्या करना है? नवाचार के माध्यम से नए समावेशी भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, इसलिए भारत सरकार ने नवाचार को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात आती है कि ज्ञान भागीदार के तौर पर इस इंडेक्स में किस संस्था का योगदान रहा है? तो आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस का जो गुरुग्राम में स्थित एक संस्था है, ज्ञान भागीदार के तौर पर क्या रही है? वो इसमें शामिल रही है, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम को पहला स्थान मिला है, और यूटीज या जो छोटे राज्य हैं उनमें दिल्ली को। अगर तीनों राज्यों की कैटेगरी की बात की जाती है तो दिल्ली क्या रहा है? इसमें सर्वप्रथम या प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 हमारे पॉइंट हो गए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, एक भारत सरकार ने क्या किया है कि अभी 2019 में ही जो शिशु मृत्यु दर हो रही थी, मातृ मृत्यु दर हो रही थी, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि जैसे लोगों के पास में आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, इतनी उनकी
जो इनकम है, ज़्यादा इनकम ना होने की वजह से लोग क्या है, कुछ मेडिकल सुविधाओं से, कुछ आधारभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर में गर्भावस्था के दौरान और शिशु मृत्यु दर में क्या आ रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। तो इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए, इसमें गिरावट कम करने के लिए, इसको बहुत कम करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि एक योजना चलाई है, और उस योजना का नाम है आपका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। कौन सी? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। तो तीसरा पॉइंट, अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपका करंट का एक एक पॉइंट दोस्तों, कुछ पॉइंट भी नहीं छूटेगा आपका। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियोज को देख गए, इन वीडियोज को पूरी सीरीज अगर आपने करंट की कंप्लीट कर ली, तो आप कोई भी एग्जाम दे लेना, चाहे वो सिविल सर्विस का हो, चाहे किसी स्टेट से संबंधित पुलिस का, पटवार का, रीट का, फर्स्ट ग्रेड का, कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका करंट का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, तीसरा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। कौन सी है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। और इस योजना का जो शॉर्ट रूप है वो है आपका सुमन। क्या है? सुमन। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या था। तो अभी मैं आपको बताया कि जिन लोगों के पास में आधारभूत सुविधाएं नहीं है, तो देखिए आधारभूत सुविधाओं में जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें शामिल थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अविकसित से विकासशील की तरफ बढ़े, तो हमारी आधारभूत चीज़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन चीज़ों को भी शामिल कर दिया गया। तो स्वास्थ्य भी क्या है, आधारभूत संरचना में शामिल एक तत्व है। तो भारत में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में सारी आधारभूत सुविधाएं नहीं है, कहीं ज्ञान की कमी है, तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, कहीं रोजगार की कमी है। तो सरकार क्या करती है कि जिन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं नहीं होती, उन फील्डों में क्या करती है, वो कुछ योजनाएं लागू करती है, ताकि जो वर्ग इन सुविधाओं से वंचित रह गया है, उन वर्गों को ऐसी सुविधाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो यहाँ सरकार का क्या उद्देश्य रहा था कि किस उद्देश्य से, कई बार उद्देश्य पूछ लेता है कि बताइए उद्देश्य क्या है इस योजना का। तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है गर्भावस्था के दौरान, कब? गर्भावस्था के दौरान क्या? मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में, किसमें? शिशु मृत्यु दर में क्या करना? कमी करना। ठीक है, क्या उद्देश्य रहा भारत सरकार का कि गर्भावस्था के दौरान मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी करना। किस योजना के माध्यम से? सुमन के माध्यम से। अब बात आती है कि इस योजना की जो शुरुआत थी वो कब की गई। तो इसकी शुरुआत की गई दोस्तों, इसका जो शुभारंभ किया गया वो किया गया था 10 अक्टूबर 2019 को। 10 अक्टूबर 2019, ये पॉइंट याद रखना कि योजना कब की गई। दूसरी बात आती है कि ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई और कहां पर इसका उद्घाटन किया गया। तो देखिए आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। अगर हम मंत्रालय की बात करते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो देखिए इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इन्होंने क्या किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या हुआ था कि दिल्ली में किसका? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का 13वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसके 13वें सम्मेलन में, तो इसका जो 13वां सम्मेलन था ये कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किसकी घोषणा की? कौन सी योजना का शुभारंभ किया? तो सुमन का शुभारंभ किया। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। कब? जब इस मंत्रालय का 13वां सम्मेलन कहाँ चल रहा था? नई दिल्ली में। डेट पूछी जाए तो क्या होगा? 10 अक्टूबर 2019। अब बात आती है कि इस योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलेंगे वो लाभ क्या क्या हैं। यानी कि सुमन के माध्यम से
गर्भवती महिलाओं को क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो देखिए, पहला लाभ है कि जो गर्भवती महिला है वो प्रसव के 6 माह तक स्वास्थ्य जो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच हैं या जो जितने भी निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ हैं वो ले सकती है। कब तक? प्रसव के 6 माह तक निःशुल्क व सम्मानजनक व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य लाभ किसको दिया जाएगा? गर्भवती महिला को दिया जाएगा। दूसरा जो लाभ है वो ये है कि प्रसव से पहले वो 4 बार मुफ्त जांच करवा सकती है। ठीक है, प्रसव पूर्व या प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांचें, ठीक है, फ्री जांचें होंगी 4। ये क्या है? इसके माध्यम से लाभ है। दूसरी, ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी सुमन योजना हो गई। इस योजना में हमारे क्या क्या सवाल बन सकते हैं? यही बन सकते हैं कि इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और इसके जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। इन्होंने इस मंत्रालय के 13वें सम्मेलन में नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। और इसका उद्देश्य है कि गर्भावस्था के दौरान जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो बढ़ रही थी उसको कम से कम करना है। ठीक है, दूसरी बात, इसके लाभ क्या क्या हैं? तो इसके लाभ यही हैं कि 6 महीने तक वो महिला क्या कर सकती है? सम्मानपूर्वक, गुणवत्तापूर्वक, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी वाली सारी स्वास्थ्य की लाभ ले सकती है। और प्रसव से पहले 4 बार वो मुफ्त जांचें करवा सकती है। तो ये हो गई हमारी सुमन। अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो आ रहा है स्वच्छ भारत दिवस 2019, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाना अपनी कॉपी में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। जागृति परिवार हमेशा आपकी सहायता के लिए, आपको वहां तक पहुंचाने के लिए जो लक्ष्य आपने सोचा है उसको पूरा हम करेंगे। और मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। मेहनत आप कीजिए और आपके मेहनत में सपोर्ट हम करेंगे। जिस प्रकार से आपने हमें पिछले वीडियोज में अन्य सब्जेक्ट में जिस तरीके से आपका प्यार हमें दिखाया, इसी तरीके से हमें आप सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, जिससे हमें भी एक उत्साह मिलता है आप लोगों के लिए नई से नई चीज़ें लाने के लिए। ठीक है, तो इस उत्साह के साथ ही आप लोग पढ़ते जाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपके लिए किन किन चीज़ों की कमी रह रही है, आपको और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ। तो जागृति परिवार, जागृति टीम हमेशा आपके लिए, आपकी सेवा में तत्पर है। जो आपके एग्जाम से संबंधित जितनी भी समस्याएं वो सारी सॉल्व करवाएगी। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है स्वच्छ भारत दिवस 2019। चौथा पॉइंट है अपना स्वच्छ भारत दिवस 2019। ठीक है, देखिए स्वच्छ भारत दिवस, तो पहली बात आती है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि स्वच्छ भारत दिवस, तो स्वच्छता का जो नारा था सबसे पहले किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और गांधी जी के इस सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो उसने 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 2014 को क्या किया? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। कब की स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत? 2 अक्टूबर 2014 को। किस मिशन की शुरुआत हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2019 यानी कि कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? यानी कि अपने एक शासनकाल के दौरान 2 अक्टूबर 2019, तो ये तो पहले शासनकाल में रहा उसका। और ये जो नारा था दूसरा जो उन्होंने घोषणा की 2 अक्टूबर 5 साल बाद में, 5 वर्ष बाद क्या की कि इन्होंने क्या किया पीएम मोदी ने कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या ग्रामीण भारत को क्या कर दिया? ओडीएफ घोषित कर दिया, खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। तो 2 अक्टूबर, ये सन याद, ये डेट याद रखना कि पीएम मोदी ने या प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण भारत को, देखिए ग्रामीण यहाँ क्यों शब्द आया? क्योंकि जो शहरी भारत है, जो नगरीय क्षेत्र हैं भारत के, वो तो क्या है, वहाँ प्रत्येक घर में आपको शौचालय मिल जाएगा। लेकिन जो अब तक ग्रामीण क्षेत्र थे, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थे वो अभी भी क्या हैं? खुले में शौच जाते थे। धीरे धीरे बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया कि
प्रत्येक घर यानी कि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में प्रत्येक घर में क्या होना चाहिए, कम से कम एक शौचालय होना चाहिए, जिससे लोग बाहर या खुले में शौच जाने से रोक सकें। तो इसीलिए लगभग 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की गई, इस मिशन की, और इसकी समीक्षा करने के बाद हम पाया गया कि अब जो ग्रामीण भारत है वो क्या है, जागरूक हो चुका है, और उनकी जागरूकता के कारण वो लोग खुले में शौच नहीं जाते हैं। इसलिए मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त कर दिया, यानी कि ग्रामीण भारत को ODF घोषित कर दिया। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। अब स्वच्छ भारत दिवस, बात किसकी आ रही है, दिवस की आ रही है, यानी कि अब 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाएगा, स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा। तो 2 अक्टूबर क्यों, इसी दिन को क्यों घोषित किया गया, क्योंकि देखिए 2 अक्टूबर 2019 को क्या थी, गांधी जी की 150वीं जयंती थी। क्या थी, यानी कि गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर बहुत सारे प्रोग्राम थे जो इनकी 150वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किए गए हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि मोदी जी ने इनकी 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ, अहमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस की घोषणा की या इसका उद्घाटन किया। और इस दिन मोदी सरकार ने क्या किया, यहाँ गांधी जी के ऊपर एक डाक टिकट जारी की और एक चांदी का सिक्का भी जारी किया। पहला काम क्या किया, डाक टिकट जारी की, किसके ऊपर, गांधी जी के ऊपर, और चांदी का सिक्का जारी किया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। दूसरी बात है कि युवाओं को या लोगों को कौन सा चैलेंज दिया गया। तो देखिए आइंस्टीन चैलेंज का जो प्रस्ताव था वो कब दिया गया, गांधी जी की 150वीं जयंती में अहमदाबाद में। आइंस्टीन चैलेंज का प्रस्ताव, ठीक है, किस अवसर पर दिया गया, स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि आपकी एक बहुत बड़ी संस्था है यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने भी क्या किया, गांधी जी के ऊपर एक डाक टिकट जारी की है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना कि इनकी 150वीं जयंती के अवसर पर यूएनओ ने भी गांधी जी के ऊपर डाक टिकट जारी की है। ठीक है, तो ये हमारे 2-3 पॉइंट हो गए। अब बात आती है कि जो स्वच्छ भारत दिवस या स्वच्छ भारत की जो रणनीति है वो किस लक्ष्य के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। तो यहाँ हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यूपीपीसीएस में यहाँ से एक सवाल पूछा गया था कि भारत किस सतत विकास लक्ष्य के तहत स्वच्छ भारत या पेयजल भारत के जो पानी से संबंधित गुणवत्ता है, स्वच्छता से संबंधित जो क्वालिटीज हैं, गुणवत्ता है, उनको किस लक्ष्य के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। तो ये जो स्वच्छ भारत का जो लक्ष्य है ये सतत विकास लक्ष्य 6 के माध्यम से, सतत विकास लक्ष्य 6 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 6 के माध्यम से स्वच्छ भारत की रणनीति को प्राप्त किया जाएगा। तो यह था आपका स्वच्छ भारत दिवस से। अब प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 2 अक्टूबर ही क्यों, क्योंकि 2 अक्टूबर किसकी जयंती मनाई जाती है, महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, और महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर ये प्रोग्राम। दूसरी बात ये भी याद रखना कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है पर्यटन पर्व। तो गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर ही क्या किया गया, पर्यटन पर्व का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो अगला आज का हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, पर्यटन पर्व है। पर्यटन पर्व 2019। देखिए पर्यटन पर्व, इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यटन के माध्यम से अधिक लाभ अर्जित करना भारत सरकार का क्या बन गया, उद्देश्य बन गया। दूसरा पॉइंट है कि सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन भारत सरकार को पर्यटन के माध्यम से करना है। सभी के लिए पर्यटन के सिद्धांत को लागू करना,
ये पर्यटन पर्व का क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। तो इसके पहले हम उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। पहला है आपका पर्यटन के माध्यम से लाभ अर्जित करना या लाभ को बढ़ाना। ठीक है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है अपनी सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करना। तो सांस्कृतिक विविधता कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, भारत क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ क्या पाई जाती है, विविधता में एकता पाई जाती है। अगर आप दक्षिण भारत में चले जाओगे तो वहाँ पर संस्कृति कल्चर कुछ और मिलेगा, उत्तर भारत में कुछ और मिलेगा, मध्य भारत में कुछ और मिलेगा, उत्तर पूर्व में चले जाओ तो वहाँ बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे। तो इसी तरीके से भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कल्चर का पाया जाना, अलग अलग संस्कृति का पाया जाना क्या है, भारत की विविधता में एकता का एक सबूत है। दूसरी बात ये आती है कि भारत सरकार पर्यटन के माध्यम से, टूरिज्म के माध्यम से क्या करेगी कि इस कल्चरल डाइवर्सिटीज का प्रदर्शन करेगी। यानी कि लोग कब जान पाएंगे कि हमारे देश में कितनी सांस्कृतिक विविधता है, जब वो देश में घूमेंगे फिरेंगे, नए नए लोगों को हम क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी कि बाहर से कितने लोग भारत घूमने के लिए आ रहे हैं। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बार सरकारें क्या करती हैं, कुछ त्योहारों का, कुछ प्रोग्रामों को लॉन्च करती हैं। तो इसीलिए इसी क्रम में एक कौन सा पर्व आयोजित किया गया, आपका पर्यटन पर्व आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को। तीसरा जो इसका लक्ष्य रहा है वो ये है कि सभी के लिए पर्यटन के सिद्धांत को लागू करना। सभी के लिए पर्यटन के सिद्धांत को लागू करना। ठीक है, तो ये 3 उद्देश्य हो गए पर्यटन पर्व के। दूसरी बात आती है इसका शुभारंभ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो शुभारंभ है ये हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 को। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। और किसने किया था? अब बात आती है ये। तो देखिए, एक हमारा मंत्रालय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। दूसरा मंत्रालय है हमारा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इन दोनों ने क्या किया? पर्यटन पर्व का शुभारंभ किया। ये नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया। पूरे देश में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक। ठीक है, कितने अक्टूबर से? 2 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक। लगभग कितने दिन चला ये? 11 दिन प्रोग्राम चला था पर्यटन पर्व का। ठीक है, तो ये किसको समर्पित है? अगर ये बात की जाए तो देखिए 2 अक्टूबर को किया जा रहा है तो गांधी जी को समर्पित होगा। किसको समर्पित होगा? गांधी जी को समर्पित। तो पर्यटन पर्व किसको समर्पित है? गांधी जी को समर्पित है। और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? पर्यटन को प्रोत्साहन देना या पर्यटन को बढ़ावा देना है ना। दूसरा कि पर्यटन के प्रचार प्रसार को बढ़ाना है भारत सरकार का। अब बात आती है कि इसके साथ ही हमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि अपना जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, ये क्या करता है? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच ये प्रत्येक 6 वर्ष में क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है, एक सूचकांक जारी करता है, जिस सूचकांक का नाम है यात्रा एवं, क्या नाम है? यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक।
तो 2019 में क्या किया इसने, 2013 में पहला, इससे पहले 2013 में हुआ था, तो यानी कि कितने वर्ष बाद, प्रत्येक 6 वर्ष में क्या करता है ये सूचकांक को जारी करता है। कौन सी संस्था जारी करती है, WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो इस सूचकांक में भारत की क्या स्थिति रही है ये बात करेंगे। तो देखिए पहले हम 2000, इससे पहले कब किया गया था, 6 वर्ष पहले, यानी कि 2013 में सूचकांक जारी किया था WEF ने, और 2013 में जब इसने पर्यटन का सूचकांक जारी किया तो इसमें भारत को मिला था कौन सा स्थान, 65वां स्थान, 65वीं रैंक। तो भारत की 2013 में कौन सी रैंक आई थी, 65वीं रैंक। दूसरी बात, इससे पहले यहाँ ये देख लीजिए कि इसमें लगभग 140 देशों को शामिल किया जाता है, और इन 40 देशों की, 140 देशों की सूची के आधार पर देशों को क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है कि कौन सा देश किस स्थान पर है। तो 2013 में भारत की रैंक क्या थी, 65वीं रैंक थी, और 2019 में भारत ने इसमें बहुत अच्छा सुधार किया है, और इस सुधार की वजह से ही भारत की 2019 में जो रैंक आई है वो कितनी आई है, 34वीं रैंक आई है। कितनी, 34वीं। लगभग इसने आधी छलांग, लगभग दोगुनी छलांग से क्या किया है, अपने आप को ऊपर लेकर के आया है। कौन, इंडिया। दूसरी चीज ये भी आती है कि इस सूचकांक में पहला स्थान किस देश को मिला है, तो पहला स्थान दोस्तों मिला है इसमें स्पेन को। किसको मिला है, स्पेन को। और अंतिम स्थान यानी कि 140वां स्थान इसमें किसको मिला है, यमन को। तो देखिए यमन को 140वां स्थान क्यों मिला है कि ये वो देश हैं जहां पर जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती रहती हैं, इस वजह से इन देशों को लास्ट स्थान मिला है। स्पेन में बहुत अच्छी सरकार है जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके की गतिविधि, देखिए पर्यटक कहाँ घूमने आएंगे, जहाँ पर लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते होंगे। ऐसी जगह तो आएंगे नहीं कि अगर कोई पर्यटक घूमने आया और उसका बैग छीन करके कोई ले गया, वो बेचारा दोबारा आएगा ही नहीं। एक बार, और इंडिया में भी ऐसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सरकार ने क्या किया, बहुत हद तक इन चीज़ों को रोका है, नई नई चीज़ों को लागू किया है। लोग विश्वास कर रहे हैं सरकार पर, यहाँ की जनता पर, और यहाँ के कल्चर को देखने के लिए सरकार क्या कर रही है, लोगों को विदेशों से इन्वाइट कर रही है। और सरकार का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग इंडिया में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी इंडिया में आएंगे, तो क्या होगा कि अपने भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि होगी, जिसकी वजह से अपने रुपए की वैल्यू भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो पर्यटन क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और इस क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई क्वेश्चन आपका रहा हो, कोई डाउट आपका रहा हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और आप अपना सुझाव दीजिए कि और क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, आपको किस तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको करंट से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी PDF हैं, वो आपको एक साथ मिल जाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 9414941509, इस पर व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमें PDF प्रोवाइड करवाई जाए, तो हम इसके माध्यम से भी आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।